नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। नूंह से बड़ी खबर, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। युवक को पीट पीट कर अर्धनग्न करके मारा गया। युवक के सिर के बाल भी काट दिए गए। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें नूंह से, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि पीट पीट कर उसे अर्धनग्न भी किया गया। युवक के सिर के बाल भी काट दिए गए। आपको बता दें पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि तस्वीर को पूरी तरीके से आपको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तस्वीर धुंधली ही सही, लेकिन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस युवक के साथ किस कदर बेकदरी की जा रही है। और ये बेकदरी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस युवक ने प्रेम किया था। कानून का सहारा लेने की बजाय लोगों ने स्वयं ही न्याय करना जरूरी समझा। लोगों ने खुद ही इस युवक पर हाथ साफ कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी कासिम भी जुड़ गए हैं नूंह से। कासिम, बजाय के कानून का सहारा लेने के ये तुगलकी फरमान, ये तुगलकी एक्शन अगर कहा जाए, लोगों ने अपने ही हाथों कर डाला। जी बिल्कुल अंकिता, ये जो मामला लगभग 2-3 महीने पुराना बताया जा रहा है। लेकिन उस समय लड़का और लड़की पक्ष के लोगों ने इस युवक के साथ इस तरह का न्याय करके इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन दिन से ये जो मामला है ये सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और उसके बाद इसे लाखों लोग अब तक यहाँ देख चुके हैं, जिसके बाद दोबारा से ये जो पुराना मामला है ये ताजा हो गया है। और इस युवक के साथ न केवल बर्बरता की गई है बल्कि इसे बुरी तरह मारा पीटा गया है। ऐसे जूतों की माला पहनाई गई है और इसके जो बाल हैं उनको काट दिया गया और उसको एक सड़क नुमा इसके सर पर बना दी गई है। तो कुल मिलाकर एक तरह से सबक भी है कि अगर लड़कियों और महिलाओं के साथ इस तरह की जबरदस्ती या छेड़छाड़ होगी तो शायद इस तरह का न्याय होगा। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं, लेकिन कासिम, ये छेड़छाड़ का मामला था या फिर प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला था? ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। साथ साथ ये भी बताइए कि क्या ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, और अगर है तो पुलिस एक्शन क्या ले रही है? देखिए अंकिता, ये जो मामला है ये अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई शिकायत इस मामले में नहीं की गई थी। और ये जो मामला है ये प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। लड़का और लड़की दोनों एक ही गांव के थे। जब लड़की अपनी किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी उस समय वो गांव का युवक वहां पहुंच गया था और वहां उसके रिश्तेदारों ने पकड़ करके इसका ये हाल किया था। जी कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मामला प्रेम प्रसंग का था और ऐसे में भीड़ ने अपना न्याय स्वयं ही कर दिया। बजाय कि कानून का सहारा लेने के लिए खुद ही पीट कर बर्बरता करके इस युवक के साथ अर्धनग्न करके गंजा करके अपनी तरीके से न्याय किया। अब इस बीच सवाल यह है कि आखिर इस कदर अन्याय करने का यह हक इन लोगों को दिया किसने? युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। युवक को अर्धनग्न करके बेरहमी से पीटा गया। लगभग बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। युवक के सिर के बाल भी काट दिए गए। 11 जनवरी को राम रहीम जेल से बाहर आ रहा है और सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। सरकार फिर से किरकिरी से बचने के लिए हाथ पांव मार रही है। सरकार को डर है कि कहीं फिर 25 अगस्त 2017 का वो काला दिन हरियाणा को झेलना न पड़े। लिहाजा सरकार ने कोर्ट में फरियाद लगाई है। आखिर 25 अगस्त 2017 को ऐसा हुआ क्या था कि पुलिस प्रशासन और सरकार इतने डरे हुए हैं? अगस्त 2017 हरियाणा के इतिहास का ये वो काला दिन था जब सूबे का पंचकुला शहर एक पाखंडी बाबा के इशारों पर जल उठा। ये वही काली तारीख थी जिस दिन राम रहीम रेप के मामले में फैसला सुनने के लिए पंचकुला कोर्ट पहुंचा था। सिरसा के अपने डेरे से चला उसका काफिला देखते ही बनता था। एक के बाद एक उसके समर्थक जुड़ते चले गए और उसका कारवां बढ़ता चला गया। अगर ये नाकाफी था तो उसके लाखों समर्थक 3 दिन पहले ही पंचकुला में डेरा डालकर बैठ गए। 3 दिन तक पंचकुला के बाशिंदे अपने घरों में डरे सहमे कैद हो गए। माहौल ऐसा बन गया था जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। क्या होगा किसी को मालूम नहीं था। गुरमीत राम रहीम अपने लश्कर के साथ पंचकुला की सीबीआई कोर्ट पहुंचा। उसे और उसके गुर्गों को अंदेशा हो गया था कि फैसला उसके हक में नहीं आने वाला। इशारों इशारों में एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। एक ऐसी साजिश
जिसका अंजाम याद करके आज भी रूह कांप उठती है। कोर्ट के अंदर वही हुआ जिसका अंदेशा था। राम रहीम को दोषी करार दिया गया। बाहर माहौल गर्म हो गया। राम रहीम के समर्थक बेकाबू हो गए और सड़कों पर उतरकर तांडव मचा दिया। कुछ ही पलों में राम रहीम के गुंडों ने पंचकुला को आग के हवाले कर दिया। अपनी आंखों के सामने शहर जलता देख पुलिस अपने आकाओं के हुक्म के इंतजार में थी। पंचकुला को जलने दिया गया, लेकिन पुलिस ने चुपचाप तमाशा देखना बेहतर समझा। हालात काबू से बाहर हुए तो सरकार जागी और फिर शुरू हुआ दहशत गर्दों पर गोलीबारी का वो खूनी खेल, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में तोड़फोड़ और आगजनी होने लगी। गुरमीत राम रहीम एक दिन के लिए अपनी गुफा से बाहर आया था तो ये सब हुआ। 28 अगस्त को जब उसे सजा सुनाई गई तो सरकार ने सुनारिया जेल को ही चुना। पंचकुला में किरकिरी झेल चुकी पुलिस ने रोहतक को छावनी में तब्दील कर दिया। जेल में ही अदालत बैठी और वहीं उसे सजा सुनाई गई। ये बलात्कारी बाबा एक बार और जेल से बाहर आने वाला है। मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के खून का है। पंचकुला की अदालत ने सुनारिया जेल के अधिकारियों को आदेश दिया है कि 11 जनवरी को जब वो इस मामले में फैसला सुनाएगी तो राम रहीम को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार के हाथ पांव एक बार फिर फूल गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी बैठकों में जुट गए हैं और दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि अगर राम रहीम जेल से बाहर आया तो क्या किया जाए। डर इस बात का है कि फिर से कहीं फजीहत ना हो जाए। राम रहीम भले ही सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके समर्थकों में कमी नहीं आई है। एक बार अगर राम रहीम जेल से बाहर आता है, भले ही कुछ पलों के लिए भी, तो उसके भक्त उसके दीदार का मौका नहीं छोड़ेंगे। इस सच्चाई ने सरकार की नींद उड़ा दी है। अब हरियाणा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई कोर्ट में याचिका लगाई है और कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को कोर्ट में पेश होने का आग्रह किया गया है। कोर्ट में अब इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन जब तक कोर्ट कोई फैसला लेती है तब तक ये तो तय है कि राम रहीम जेल से बाहर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हरियाणा में सत्ता का सेमीफाइनल जींद उपचुनाव में किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार को ऐलान नहीं किया है, आपको बता दें, लेकिन जीत के दावे सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में सियासी दल अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। हरियाणा में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले जींद उपचुनाव में सूबे की सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। उम्मीदवार के चयन के लिए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों को कार्यकर्ताओं के सुझाव के लिए जींद भेजा और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वे अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। हरियाणा की जनता का जो प्यार, जो प्रेम, जो आशीर्वाद हमको कॉर्पोरेशन के चुनाव में मिला है, मैं समझता हूँ उससे भी बढ़ करके आज इतना उत्साह जींद के लोगों में है। निश्चित रूप से जींद की भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो भारी बहुमत से हम जीतेंगे। देखिए, कौन कब किसको घोषित करेगा ये उनकी अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके और केंद्रीय हाईकमान के पास बहुत जल्दी नाम की अनुशंसा करके भेज दें। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी मंथन जारी है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा यह भी साफ नहीं। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। टिकट कब तक जो है फाइनल कर लेंगे? अभी कल शुरू होगा, हो जाएगी 1-2 दिन में। इनेलो 9 जनवरी को उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने वाली है। जींद को अपना गढ़ मानते हुए अभय ये दावा कर रहे हैं 9 तारीख को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव को मिलकर के लड़ेगी। न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतेंगे।
जीत का दावा जननायक जनता पार्टी भी ठोक रही है। अजय चौटाला ने एक बार फिर दोहराया कि जींद में जेजेपी का कितना समर्थन है, ये रैलियों में बता दिया गया है। रही बात उम्मीदवार के ऐलान की, तो वो 8 जनवरी को हो जाएगा। जींद में ऐतिहासिक रैली करके हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपनी भावना तो व्यक्त कर दी, अब उसे वोट में तब्दील करने का काम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे 8 तारीख। इंतजार करिए, और कमेटी 5 सदस्य बनाई गई है, वो अपना सर्वे कर रही है और पूरे जींद हल्के के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। दावे भरपूर हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर इनेलो या जननायक जनता पार्टी, लेकिन किसके दावों पर मोहर लगेगी, ये तो हरियाणा में सत्ता के सेमीफाइनल के परिणाम के बाद साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जेजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला शनिवार को कैथल में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे और यहां अजय चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अजय ने कहा कि जींद उपचुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और जींद रैली में जुड़ी भीड़ उनकी ये जीत तय कर चुकी है। इस मौके पर दुष्यंत और गोपाल कांडा की मुलाकात पर अभय की टिप्पणी पर भी अजय ने पलटवार किया और कहा कि पहले जब खुद गोपाल कांडा से मिलते थे तो क्या कांडा देवता था जो अब बुरा हो गया। राजनीतिक तौर पे अब हमारी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है, ये रास्ते तो अलग ही रहेंगे। पारिवारिक रिश्ते तो अब जो संसारिक हैं, पारिवारिक हैं, वो तो नहीं, राजनीतिक रिश्ते हैं। अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं जो गोपाल कांडा के साथ हाथ मिलाते हैं वो महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। और वो गोपाल कांडा उसी के पास रहता था ना, तब वो देवता था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। हुड्डा ने साहब कहा कि अगर हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं होगा तो भविष्य में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या हरियाणा का संगठन मजबूत है? क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के संगठन पर सवाल खुद हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता और 10 साल तक हरियाणा में शासन करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े किए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने सीधे तौर पर हरियाणा कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस का जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कोई संगठन नहीं है जिसका भविष्य में नुकसान हो सकता है। आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ना तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, ना जिला कांग्रेस कमेटी का गठन है, तो उससे ना होने से पार्टी को में कमजोरी तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको तुरंत करना चाहिए। हालांकि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने की कवायद में कांग्रेस का एक खेमा करीब 4 साल से लगा हुआ है। इसके लिए पूर्व सीएम हुड्डा खेमे की तरफ से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। अब देखो, तो राहुल गांधी जी को प्रस्ताव पास करके दे रखा हमने, उन्होंने फैसला करना, जो भी फैसला करेंगे सबको मान्य होगा। ये प्रस्ताव कब दिया था सर, और क्या है प्रस्ताव? ये तो जब चुनाव हुए थे हमारे उसके कि प्रदेश का अध्यक्ष और चुनने के लिए उनको अधिकृत किया था। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। अरसे से अध्यक्ष बदलने की मांग हो रही है, लेकिन गेंद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पाले में है। देखना ये होगा कि इस साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों के भेजे गए प्रस्ताव पर राहुल गांधी क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि पूर्व सीएम हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस के भविष्य को लेकर जो संकेत दिए हैं, उससे नुकसान आगामी चुनाव में कांग्रेस को होता तय नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा में ट्वीट वार एक बार फिर से छिड़ गया है और इस बार गोल्डन गर्ल मनु भाकर ट्वीट के जरिए हरियाणा सरकार और हरियाणा खेल विभाग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मनु भाकर के ट्वीट के बाद हरियाणा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनिल विज भड़क गए। विज ने दनादन 2 ट्वीट किए। विज ने मनु भाकर को अनुशासन में रहने की हिदायत भी दी। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शूटर मनु भाकर ने शुक्रवार को हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर
खेल मंत्री अनिल विज से पूछा कि यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर सरकार ने उन्हें 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। यह जुमला था या सच्चाई है? निशाना खेल मंत्री अनिल विज पर था, जिन्होंने भाकर के मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। लेकिन 27 दिसंबर को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यूथ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। ऐसे में भाकर की नाराजगी जाहिर थी। भाकर के इस ट्वीट ने हरियाणा खेल मंत्रालय की नींद उड़ा दी। खुद खेल मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाला और भाकर पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भाकर को ये विवाद खड़ा करने से पहले खेल विभाग से सब कुछ देख परख लेना चाहिए था। अनिल विज ने कहा कि भाकर को उनकी घोषणा के मुताबिक और तत्कालीन नियमों के तहत 2 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया जाएगा। मनु भाकर को पब्लिक डोमेन में जाने से पहले खेल विभाग से बात करनी चाहिए थी। अगर अनिल विज ने कह दिया तो मैं 2 करोड़ रुपया देता, चाहे उसके लिए मुझे सारे देश से चंदा इकट्ठा करना पड़ता। अनिल विज के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रामबाण है। मैं फिर कहता हूं कि वो 2 करोड़ की हकदार हैं और उनको 2 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। ये पहली बार नहीं है जब इनामी राशि को लेकर हरियाणा का खेल विभाग विवादों में आया हो। इससे पहले भी कई खिलाड़ी प्रदेश की खेल नीति पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि खिलाड़ियों की ये आवाज केवल हरियाणा में ही सुनाई देती है। वो इसलिए क्योंकि देश में हरियाणा ही शायद इकलौता राज्य है जहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इतनी बड़ी इनामी राशि दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। युवा निशानेबाज मनु भाकर और खेल मंत्री अनिल विज के बीच ट्वीट वार पर सियासत भी अब तेज हो गई है। पूर्व सीएम हुड्डा ने विज को मनु भाकर से माफी मांगने की मांग कर डाली तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की खेल नीति पर ही सवाल उठा दिए। सम्मान में हो रही देरी पर युवा निशानेबाज मनु भाकर ने सवाल क्या उठाए? सूबे के खेल मंत्री अनिल विज तैश में आ गए। भाकर को नसीहत भी दी और माफी मांगने पर भी जोर देने लगे। मुद्दे का सियासी पारा चढ़ गया। सूबे की विपक्षी पार्टियों ने हरियाणा की खेल नीति पर सवाल उठाते हुए मनु भाकर का समर्थन किया और सामने आए। देखिए, सॉरी तो सरकार को फील करना चाहिए और खासतौर पे खेल मंत्री को फील करनी चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ ऐसे व्यवहार है। ये हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ खिलाड़ियों ने उनके जो पुरस्कार के लिए आयोजन किया था उसका बाइकाट किया, क्योंकि उससे इनसे संतुष्ट नहीं है। बड़ी स्पष्ट नीति होनी चाहिए और जो भी उनकी राशि बनती है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अनिल विज साहब कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। अरे जो उसका हक था वो क्यों नहीं दिया? तो मुझे लगता है कि जिस तरह खिलाड़ियों की और खेलों की बर्बादी कर रही है ये सरकार, और अनिल विज साहब को इस मामले लेके, क्योंकि वो लड़की को खिलाड़ी को डांटने आंख थोड़ी है उसको, वो उसके घर से थोड़ी खाती है, तो इसलिए इस अनिल विज साहब को मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए, उस लड़की से भी और खिलाड़ियों से भी और देश से भी। विपक्षी पार्टियों के सवालों के बीच सूबे के मुखिया अपने खेल मंत्री के बीच बचाव में सामने आ गए और कहा कि नियम के हिसाब से ही मनु भाकर को इनामी राशि मिलेगी। कोई आपस में वाद हुआ है इनाम की राशि को लेकर के, और मैं समझता हूँ जो नियम है, दूसरी प्रकार के नियमों के अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। अब वो ट्वीट और ट्वीट का जवाब ट्वीट और ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट के जो नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ना तो मनु भाकर को आपत्ति होगी, ना खेल मंत्री को होगी, ना डिपार्टमेंट को होगी, किसी को नहीं होगी। नियम के हिसाब से उनको उनका पैसा मिलेगा। बहरहाल चुनावी साल है और विपक्ष को मुद्दों का इंतजार है। सरकार को घेरने का कोई भी मुद्दा आए उसे तुरंत भुनाओ। इस समय चूक गए तो सत्ता पर काबिज होने का सपना भी टूट जाएगा। लिहाजा अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर सियासत से विपक्ष को कितना फायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी और दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 हरियाणा।
करनाल के लोगों को शनिवार को मुख्यमंत्री ने मनोहर सौगात दी। मुख्यमंत्री ने करीब 151 करोड़ की लागत से बने 8 विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें पश्चिमी बाईपास शहर के लोगों के लिए बड़ा तोहफा मिला। इसके साथ ही इंद्री में 3 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र, इंद्री के एसडीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बैरसाल से बीड माजरा की सड़क समेत कई विकास कार्य शामिल हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया और जींद उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। जैसा आपको जानकारी है कि ये जो बाईपास है, ये काफी दिनों से इसका काम चल रहा था। एक रेलवे के पुल के कारण से डिले था, अब वो कंप्लीट हो गया है और आज हमने ये जो बाईपास करनाल का इसका उद्घाटन किया है। इसी तरह से 8 और प्रोजेक्ट, उसमें सब विधानसभाओं के 1-2 प्रोजेक्ट हैं, उन सब में सबका शिलान्यास किया है। लगभग 151 करोड़ रुपए की योजना। हरियाणा में पुलिस वाले आम जन के साथ बड़े ही शालीन तरीके से पेश आएंगे। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन श्रीमान के नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पुलिस अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करेगी। अच्छा व्यवहार करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। आइए श्रीमान, बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं। कुछ इसी अंदाज में हरियाणा पुलिस के जवान जनता से बात करते दिखेंगे। दरअसल हरियाणा पुलिस की ओर से एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन श्रीमान। इसके तहत पुलिस आम जन में अपनी छवि को सुधारने के लिए जोर शोर से प्रयास करेगी। एक ऑपरेशन श्रीमान शुरू किया गया है, जिसमें सभी जिलों के एसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेंज आईजीज को और जितने भी हमारे दफ्तर हैं, उनको ये हिदायत की गई है कि वो जो भी पब्लिक का नुमाइंदा कोई कंप्लेंट लेके या किसी भी सेवा के लिए थाने या चौकी में आता है या दफ्तर में आता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसकी बात को अच्छी तरह से सुना जाए और जितना कोशिश हो सके उसको उसकी बात को सुन पे उस पर कार्रवाई की जाए। डीजीपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद ये अभियान शुरू किया गया। बता दें कि जो थाने अच्छा व्यवहार करेंगे उनके काम का मूल्यांकन एक कमेटी करेगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसा है कि पुलिस विभाग की जनरल ये शिकायत रहती है कि जो नीचे के थाना स्तर पे या चौकी स्तर पे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका व्यवहार पब्लिक के साथ ठीक नहीं है। तो इस बात पे मुख्यमंत्री जी के ये आदेश भी थे और उनके सुझाव भी है कि हमें 2019 में पब्लिक के साथ अपने जो संबंध है उसको मधुर बनाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसे अभियान अलग अलग समय पर चलाए जाते रहे हैं, जिससे कि पुलिस और आम आदमी के बीच रिश्ते मधुर बने। अब देखना होगा कि सरकार का ऑपरेशन श्रीमान हरियाणा में कितना कारगर साबित होता है। चंडीगढ़ से अंकित दुदान, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात फतेहाबाद की। प्रशासन ने यहाँ रैन बसेरे तो बना दिए, लेकिन यहाँ जरूरतमंद लोगों को सुविधा मिल रही है या फिर नहीं, इसकी प्रशासन को कोई जानकारी ही नहीं। कहीं गेट पर ताले लगे हैं तो कहीं कोई कमरा खोलने की एवज में पैसे मांग रहा है और लोग सर्दी में खुले आसमान में रातें गुजारने को मजबूर है। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्द रातों में बिना छत के रात गुजारने के लिए मजबूर ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं? ये लोग वो हैं जो अपने घरों से मीलों दूर पैसा कमाने के लिए निकले हैं। ये लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारने और अपनों का पेट पालने के लिए यूं कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं। इनके लिए हर जिले में रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि कंपकपाती रातों में इनको रात गुजारने की सुविधा मिल सके। लेकिन फतेहाबाद में बने रैन बसेरों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये मंडी में काम करते हैं। तो रात को सोने के लिए आपको जगह कहाँ रहते हो आप? ये इसी जगह रहते हैं, मंडी के अंदर। तो सरकार ने एक रैन बसेरा नाम से लोगों के लिए बनाया हुआ है ठहराव के लिए। कभी आप वहाँ गए और रहने के लिए? नहीं, वहाँ नहीं गए। तो आपको पता है सरकार ने सुविधा दे रखी है लोगों के लिए? नहीं, हम लोगों को ये पता नहीं है। तंबू में सोते हैं। तो आपको सरकार ने कोई कंबल खेस अगर आप खुले में जिस तरह सो रहे हो? कंबल खेस कोई नहीं दिया है। हम लोग के पास एक चादर है, जो कि वही चादर से चारा काटते हैं। तो सरकार ने रैन बसेरा नाम से एक ठिकाना बनाया हुआ है, जो बाहर के यात्री आते हैं या आम लोग जो उनके पास ठिकाना नहीं है सोने के लिए। कोई आपके पास अधिकारी आगे किसी ने बताया आपको भी यहाँ? नहीं, कोई नहीं बताया अभी तक। कुछ नहीं बताया आपको? कुछ नहीं बताया। तो इतनी सर्दी में आप बाहर सो रहे हो? हाँ, बाहर सो रहे हो।
सुना आपने, यहाँ रैन बसेरे जैसी कोई सुविधा ही नहीं, इसकी इन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं। न्यूज 18 की टीम जब रात करीब 10 बजे इन रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए पहुंची तो किसी ने गेट तक नहीं खोला, तो कोई कमरा खोलने के लिए पैसे मांगने लगा। तो आप कहाँ जाओगे? सारा थोड़ी पैसा। प्रशासन ने यहाँ अग्रवाल धर्मशाला को सर्दी के दौर में स्पेशल कमरे रैन बसेरे के लिए खोलने के आदेश दिए हैं और इसके लिए आदेशों की कॉपी भी धर्मशाला के गेट पर लगाई है। जब इसके बारे में प्रशासन से बात की तो उनकी दलील भी सुन लीजिए। फतेहाबाद में रैन बसेरा एक तो काफी टाइम पुराना बना हुआ है पंचायत भवन में, जिसमें 2 कमरे, 2 बेड लगे हुए हैं और अलग से भी गद्दे और रजाई रखे हुए हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है, सारी चीजें वहाँ पे। यहाँ पे मेरे को तो कभी देखने को ऐसा मिला नहीं कि जिसको कोई रात का नाइट शेल्टर ना मिले और बाहर सो रहा हो। साहब अपने दफ्तर में बैठकर बेहतर सुविधाओं के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन रैन बसेरों में क्या चल रहा है इसका जायजा लेने के लिए इनके पास वक्त नहीं। अब इन साहब ने होर्डिंग्स और बोर्ड लगाकर अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन इन रैन बसेरों में किसी को कोई सुविधा मिल रही है या नहीं, इसकी सुध लेने का वक्त किसी के पास नहीं। बेहतर होगा कि अपने दफ्तरों से निकलकर एक बार खुले आसमान में सो रहे इन लोगों की सुध लें, ताकि इन लोगों को इस कंपकंपाती ठंड में छत मिल सके। फतेहाबाद से जसपाल सिंह।